Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon. Hello everybody, my name is Sachin Zadav, founder Fundamental Pharmacy, 5 times GPAT qualified, NIPER also qualified and few pharmacist exam qualified. Welcomes you in this YouTube video session. दोस्तों आज हम देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रुप बी का जो रिसेंटली पेपर हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, मतलब डीमर एग्जाम, DMER एग्जाम. सो डीमर क्लास बी फार्मासिस्ट एग्जाम, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई. ये एग्जाम हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ये एग्जाम हुआ था आपका 18 जून. रिसेंटली 10 दिन पहले 18 जून को ये एग्जाम हुआ था. तो उसका जो टेक्निकल पार्ट होता है वो टेक्निकल पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे. नॉन टेक्निकल पार्ट उतना मुझे भी नहीं मालूम, सो नॉन टेक्निकल पार्ट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, भले भले ही मुझे वो थोड़ा बहुत आता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है यहाँ पे, एवरी फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर, जो फार्मासिस्ट का एग्जाम का पेपर होता है, 2 पार्ट होते हैं. फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर विल हैव 2 पार्ट्स. पहला होता है आपका टेक्निकल पार्ट. ठीक है, टेक्निकल पार्ट तो उसमें आएगा आपका फार्मा का क्वेश्चन, इसमें आता है फार्मा का क्वेश्चन. ये सिर्फ 40% होता है. सो इट इज ओनली 40% इन दिस पेपर. हो डिफरेंट पेपर में डिफरेंट होता है, बट आजकल ये ही उनका ट्रेंड है. ये टेक्निकल पार्ट सिर्फ 40% पूछ रहा है. दूसरा होता है नॉन टेक्निकल पार्ट. नॉन टेक्निकल पार्ट मतलब क्या है? यहाँ पे नॉन टेक्निकल मतलब आपका नॉन डोमेन, टेक्निकल मतलब डोमेन और फार्मेसी, नॉन टेक्निकल मतलब नॉन डोमेन और नॉन फार्मेसी. तो इसमें आएगा मराठी ग्रामर, ठीक है, मराठी ग्रामर, देन इंग्लिश ग्रामर, देन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है इसमें. ठीक है, तो ये इसमें से 60% क्वेश्चन आते हैं. सो 60% आया था नॉन टेक्निकल पार्ट एंड ओनली 40% वाज अ टेक्निकल पार्ट. तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है, इंक्लूडिंग मी, कि क्या होता है कि टेक्निकल पार्ट तो सबको आता है, टेक्निकल पार्ट एवरीबडी प्रिपेयर टेक्निकल पार्ट वेरी वेल, बट नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है ना, वो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता. सो नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता. सो यू हैव टू प्रिपेयर नॉन टेक्निकल पार्ट वेरी वेल. नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करो. मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके ऊपर फोकस करो. क्योंकि क्या होता है कि अपन सब फार्मा बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और फार्मा बैकग्राउंड के होने के कारण जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं अपन, बट नॉन टेक्निकल पार्ट में अपने मार्क्स जाते हैं और सिलेक्शन. सो मैं बहुत सारी बार बोलता हूँ कि आपका अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में सिलेक्शन होना है तो नॉन टेक्निकल पार्ट कितना अच्छा है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा. टेक्निकल पार्ट तो सबको, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आ जाता है, ये वो भी इतना ईजी नहीं है लेकिन आ जाता है. सो विल मूव टू द डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट. ठीक है, सो टेक्निकल पार्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस. देखो पहला क्वेश्चन है, देखो पूछा है डैश डैश इज द प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मेनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. देखो ये 3 ही टर्म आपको देखना है. द प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, ठीक है, एलिमिनेशन देखना है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कहाँ पे है वो? इनएनिमेट. इनएनिमेट मतलब क्या? इनएनिमेट मतलब जो नॉन एनिमल है. नॉन एनिमल क्या होता है? जैसे डेस्क होता है, फ्लोर होता है, पीसी होता है, टेबल होता है, विथ एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर. तो देखो ये 3-4 वर्ड आपको देखना है. एलिमिनेट्स पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर. तो इसका सिंपल टर्म्स में पूछा है डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन. ठीक है, डिसइंफेक्शन यहाँ पे कोरिलेट करना है कि ये सब किस में होता है? डिसइंफेक्शन में होता है. और द एजेंट और द केमिकल विच इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्शन, सो दैट इज डिसइंफेक्टेंट. सो देखो ऑप्शन क्या दिया है? वॉशिंग क्लॉथ्स, तो ये तो ऑप्शन नहीं है. नॉर्मल क्लीनिंग से भी आप कुछ हद तक माइक्रोबिया रिमूव कर सकते हो, बट डिसइंफेक्शन, ओके, डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब दिस टर्म. सो डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब दिस ऑल द sentence, that is the process that eliminate many or all pathogenic microorganism on inanimate objects except bacterial spores. So that is a perfect description of your disinfectant. So in this case the answer is nothing but the disinfectant. So disinfectant is the correct answer over here. So आप देखो आपका आपने दिया होगा एग्जाम. तो now next is nothing but the
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब ये फार्मासिस्ट का एग्जाम पेपर है, लेकिन उसमें फूड एक्ट के बारे में पूछा है। वैसे तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ पूछा है उन्होंने, लेकिन पूछा है तो क्या कर सकते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। देखो ऑप्शन ए में दिया है फॉर लाइंग डाउन द स्टैंड लाइंग डाउन द फॉर लाइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। सो ऑब्वियसली ये तो है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स लाइक नॉट, एक्सेप्ट और इवन अब्सेंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड है नॉट। नॉट है मतलब क्या है, नॉट मतलब क्या है, नॉट का मतलब होता है नहीं है। यहाँ पे नॉट वर्ड लिखा है, नॉट का मतलब क्या है, नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड, ये तो ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा क्योंकि फूड सेफ्टी है ना, तो स्टैंडर्ड्स तो देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज फूड इन द मिड डे मील स्कीम। अभी देखो पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन सब भी। थर्ड ऑप्शन में दिया है टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और लास्ट ऑप्शन में दिया है कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू फूड। तो अभी देखो ये फूड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी फूड आ गया, तो ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव होंगे ही होंगे इसके। तो जिसको मालूम भी नहीं वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो ऑब्जेक्टिव है। टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फॉर लाइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, देखो मिड डे मील जो है उसका और अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन मिड डे मील स्कीम, दैट इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा है, क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इट इज अ टर्म globally used to denote the pharmacy setup where pharmacist comes directly in contact with the patient, which type of pharmacy is being discussed। मतलब पूछा है, देखो ये एक पूरा वर्ड में टर्म यूज करते हैं फार्मेसी के लिए, फार्मेसी सेटअप के लिए, जहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है। ऐसा कौन सा फार्मेसी है, कौन सा फार्मेसी डिस्कस किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी, तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल फार्मेसी, चौथा ऑप्शन है क्लिनिकल फार्मेसी। तो सबसे पहले आपको ये देखो आपके फैमिलियर टर्म्स कौन से है। क्लिनिकल फार्मेसी आपका फैमिलियर टर्म है, हॉस्पिटल फार्मेसी आपका फैमिलियर टर्म है, कम्युनिटी फार्मेसी आपका फैमिलियर टर्म है। तो कौन सा नहीं है फैमिलियर टर्म, ये इंडिविजुअल फार्मेसी। ऐसा कुछ फार्मेसी होता है नहीं, ठीक है, तो वो छोड़ो, ये तो गया ऑप्शन में से। क्लिनिकल फार्मेसी मतलब क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड राइट यूज ऑफ ड्रग। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के रिलेटेड क्लिनिकल फार्मेसी, राइट, क्लिनिकल फार्मेसी। ये तो नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्लोबली यूज टू डेनोट द फार्मेसी सेटअप वेयर फार्मासिस्ट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, ये तो क्लिनिकल फार्मेसी ऑप्शन का है। इंडिविजुअल फार्मेसी तो ऑब्जेक्ट नहीं है। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी में पेशेंट के कॉन्टेक्ट में कहाँ आता है, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में फार्मासिस्ट नहीं आता। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब क्या कि जो नर्सिंग जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, बस उतना ही डिस्पेंस करना है। भाई देखो कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब वेयर द फार्मासिस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द where pharmacists come directly in contact with the patients, right? So in the community pharmacy, pharmacist comes directly in a contact with the patient. So right answer is a community pharmacy। यहाँ पे community pharmacy right answer है, ठीक है। community pharmacy is the term globally used to denote the pharmacy setup where pharmacist comes directly in contact with the patient। which type of pharmacy is being discussed, there is a community pharmacy। चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर एडवर्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे कुछ ड्रग्स दिए है, उसका एडवर्स इफेक्ट दिया है, तो करेक्ट मैच कौन सा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ड्रग्स करेक्टली मैच फॉर देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, ड्रग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर एडवर्स ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स एंड उसका एडवर्स इफेक्ट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट दिया है उन्होंने हियरिंग लॉस, तो
तो हियरिंग लॉस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट होता ही नहीं, उनका एडवर्स इफेक्ट होता है एक्यूट एक्यूट किडनी प्रॉब्लम या फिर एक्यूट किडनी इंफ्लेमेशन, राइट, या फिर उनका एक्लोराइड्रिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, एक्लोराइड्रिया, ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी में दिया है लैमोवुडिन हियरिंग लॉस, तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बाद में देखें, पहले देख लेते हैं लैमोवुडिन एक्ट्स ऑन किडनी। अब ये किडनी का एडवर्स इफेक्ट किसका है, प्रोटॉन पंप का, इन्होंने यहाँ पे दिया है तो वो नहीं है। मेरोपेनम एक्यूट किडनी इंजरी, ये भी नहीं है, मेरोपेनम का भी एक्यूट किडनी इंजरी नहीं होता है एडवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ड्रग एंड करेक्ट एडवर्स इफेक्ट कौन सा है यहाँ पे, सो दैट इज नथिंग बट द लैमोवुडिन हियरिंग लॉस, लैमोवुडिन कॉजेस हियरिंग लॉस। लैमोवुडिन क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, लैमोवुडिन इज एंटीवायरल ड्रग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, which among the following does not comes under the basic common medical equipment list needed to run hospital। देखो पूछा है यहाँ पे कि ऐसे आइटम दिए है नीचे, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट दिए है नीचे, तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है किसी लिए हॉस्पिटल रन करने के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट नीडेड फॉर द टू रन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल चलाने के लिए इसमें से कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है ओपीडी, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट तो हॉस्पिटल में रहेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो लगता है हॉस्पिटल के। सेकंड ऑप्शन में दिया ओटी सेटअप, ओटी सेटअप मतलब क्या, ऑपरेशन थिएटर सेटअप, तो हॉस्पिटल आए तो ऑपरेशन थिएटर लगेगा ही लगेगा। ओपीडी हॉस्पिटल में चाहिए, ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में चाहिए। देखो लास्ट में क्या आता है, लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेबोरेटरी नहीं लगता हॉस्पिटल में, बट ये गलत है, लेबोरेटरी लगता है हॉस्पिटल में। लेबोरेटरी लगता है क्योंकि आपका ब्लड चेकअप, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी रहता है, बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी रहता है हॉस्पिटल में, ठीक है, सो ये लगता है। सो गार्डन लगता है कि हॉस्पिटल में, गार्डन होगा तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं। Which among the following does not comes under the basic common medical equipment list needed to run a hospital, and the answer is nothing but the garden, answer is nothing but the garden, this is the correct answer। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रॉम विच फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी वाज मेड ऑफिशियल इन द इंडिया। बहुत सारे जगह पे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ये ससुरे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन द इंडिया। यार ब्रिटिश का अपने को क्या करना है यार, लेकिन चलो ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन से ईयर में इंडिया में ऑफिशियली किया गया, मतलब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी वाज मेड ऑफिशियल इन द इंडिया। पहला ऑप्शन दिया है 1869, वो नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है 1885, वो करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन में दिया है 1915 एंड लास्ट में 1893। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है उसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन द इंडिया इन 1885। 1885 में ये ऑफिशियल हो गया था इंडिया में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट वाज पास्ड इन द इंडिया। देखो ये एक्ट कब पास हुआ पूछा है, फूड सेफ्टी एक्ट कब पास हुआ इंडिया में, कुछ भी पूछते हैं तो इसका ऑप्शन है 2006। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इन ईयर 2006 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट वाज पास्ड इन द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इसमें समझाने का कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नॉन स्ट्रक्चर अदर देन द न्यूट्रिएंट और एन एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट। देखो क्या पूछा है, डैश कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन स्ट्रक्चर, तो ऐसा कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर मालूम है आपको, अदर देन ए न्यूट्रिएंट और एन एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट, मतलब न्यूट्रिशन की बजाय दूसरा कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है। ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है, टैबलेट में तो केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी होता है टैबलेट का, इट इज अ डोसेज फॉर्म। मेडिसिन ये तो जनरल टर्म, मेडिसिन क्या है जनरल टर्म, सिरप में क्या है, इट इज डोसेज फॉर्म। तो ऑप्शन क्या है, ड्रग, ड्रग का आपको स्ट्रक्चर मालूम होता है ना, तो ड्रग ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ड्रग। सो ड्रग इज नथिंग बट द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो ड्रग कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस। आप देखो ना यहाँ ड्रग का जो टर्म है यहाँ पे रखो, जो
फिल इन द ब्लैंक्स है उसके ऊपर रखो। ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन स्ट्रक्चर अदर देन इसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिएंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेस्ट शार्प कैन बी ट्रीटेड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एट ए टेम्परेचर नॉट लेस देन डैश डैश at least for resistance period of 150 मिनट in each cycle period of 90 minutes। देखो ये क्वेश्चन पूछा है स्टरलाइजेशन के बारे में, मतलब ये पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो वेस्ट शार्प मतलब क्या है, जो स्कालपेल होता है शार्प होता है, निडल जो होता है वो शार्प होता है। तो हॉस्पिटल में जो स्कालपेल यूज करते हैं सर्जरी के लिए, जो निडल यूज करते हैं उसको स्टरलाइजेशन करना है। Waste sharp can be treated by dry heat sterilization at a temperature not less than। देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या पूछा है, इतना जल्दी छोड़ो, आपको ये तो मालूम होना चाहिए ड्राई हीट टेम्परेचर कितना होना चाहिए 185 फॉर 90 मिनट्स। ये तो आपने पढ़ा होगा, उसका वही आंसर है, करेक्ट आंसर है 185 डिग्री फॉर 90 मिनट्स, नॉट लेस देन 150 मिनट। एक साइकिल होता है उसका 90 मिनट का, ये करेक्ट आंसर है। सो बाकी 170 दिया है, 160, 135 ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन वेट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दो होते हैं स्टरलाइजेशन के टाइप्स। सो इन द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन व्हाट हैपेंस, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, सो देयर इज अ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम्स। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे याद रखो आप, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन। दूसरा होता है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट में क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्ट हीट में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता है प्लस क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप अंडा जब उबालते हो तो अंडा उबालने के बाद अंडा बॉईल होता है, तो पहले तो लिक्विड था बाद में सॉलिड हो गया। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या कर, ऑक्सीडेटिव डैमेज प्लस कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे मैकेनिज्म याद रखो, क्वेश्चन आता है, उसके बाद स्टरलाइजेशन इंडिकेटर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो लास्ट इसमें आपने देखा है। ड्राई हीट में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, याद रखो आप, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, dash is probably the most complex structure in the known universe। तो पूछा है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा है, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा है। पहला है ऑप्शन ह्यूमन आई, दूसरा है ह्यूमन हार्ट, तीसरा दिया है ह्यूमन ब्रेन, लास्ट में दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होता है, ह्यूमन हार्ट। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, ह्यूमन ब्रेन का होता है। सो मोस्ट complex structure of human organ is nothing but the most complex organ is nothing but the human brain। ब्रेन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसा आप वैसे यूज। तो ब्रेन क्या होता है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टूड होल ब्रेन। अभी तक जितना ब्रेन के बारे में पता चला है ना, दैट इज ओनली 1/3। जो जैसे मान लीजिए कि 100% है तो उसमें का ओनली 25% आपको मालूम है कि ब्रेन क्या है, 75% आपको मालूम ही नहीं कि ब्रेन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका इंटीग्रिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सब जितना बुक्स में दिया है वो सिर्फ 25% ही मालूम है। अभी तक ह्यूमंस को खुद के ब्रेन के बारे में सिर्फ 25% मालूम। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो पूछा है, एक्यूट किडनी इंजुरी इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो एक्यूट किडनी इंजुरी मतलब एक्यूट नेफ्राइटिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। तो ऑप्शन ए में दिया है देखो अम्लोडिपिन, ऑप्शन बी में दिया है डाइक्लोफेनेक, ऑप्शन सी में दिया है मेरोपेनम, ऑप्शन डी में दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं, कंफ्यूज होंगे आप, ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। कौन सा ऑप्शन है, दो, पहला ऑप्शन है ये डाइक्लोफेनेक, इसका भी किडनी के रिलेटेड इशू है, और दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी बाकी दो तो ऑप्शन नहीं है, तो दो ऑप्शन में कैसे क्लियर करना है। देखो लिखा क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट नेफ्राइटिस, एक्यूट लिखा है, क्रोनिक नहीं लिखा है। अगर क्रोनिक मतलब क्या, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम यूज करने के बाद में। क्रोनिक नेफ्राइटिस इज ड्यू टू डाइक्लोफेनेक। जो आपका पेन किलर्स होता है
वो क्या करता है, किडनी को डैमेज करता है, लेकिन कब करता है, इमीडिएटली नहीं करता। अगर बहुत टाइम तक आपने खा लिया है वो ड्रग्स, सो इट विल डैमेज द किडनी आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो इट विल कॉज chronic kidney injury. It will cause chronic kidney injury. But acute kidney injury पूछा है, so acute kidney injury is caused by proton pump inhibitors. So acute nephritis is the adverse effect of your proton pump inhibitor. So what is the correct answer? Correct answer is nothing but the proton pump inhibitor, right? चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूछा है which amongst the following आर करेक्ट रिगार्डिंग द टैबलेट्स। टैबलेट के बारे में कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, देखो पहला ऑप्शन में दिया इट इज इजी टू सैलो विद सिप ऑफ वाटर। पानी की जो पानी होता है, पानी का घुट जो होता है, पानी के घुट के साथ ये इजीली निगल सकते हैं इसको, ऐसा मतलब है। इट इज टफ टू एडमिनिस्टर ए करेक्ट डोज, मतलब करेक्ट डोज में ये बहुत ही दिक्कत होता है, करेक्ट डोज में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ये गलत है। सो इवन 1 मिलीग्राम टैबलेट भी आप करेक्ट डोज में एडमिनिस्टर कर सकते हो, क्योंकि 1 मिलीग्राम ड्रग जो है उसको एडिटिव डाल के अपन बड़ा टैबलेट बनाते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिखाया, थर्ड ऑप्शन दिया है द टैबलेट्स आर वेरी अनस्टेबल टू वेरियस फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में टैबलेट अनस्टेबल होता है ऐसा बोला है, लेकिन टैबलेट इज द मोस्ट स्टेबल डोज। देखो टैबलेट जो है ना वो स्टेबल डोसेज में होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड ओरल्स। बाकी जो सस्पेंशन इमल्शन वो अनस्टेबल होते हैं, टैबलेट स्टेबल होता है, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है कैप्सूल, ये तो नहीं। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है द कॉस्ट इज हायर ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म। सबसे कम कॉस्ट वाला डोसेज फॉर्म होता है टैबलेट, तो ये इसमें बोला है हायर कॉस्ट, तो हायर तो हो ही नहीं सकता, सबसे कम कॉस्ट होता है टैबलेट का। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कौन सा? इट इज इजी टू स्वेलो विद अ सिप ऑफ वाटर। पानी के घूंट से ये निगल सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो पूछा है टू हेल्प ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। टू हेल्प ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक पेशेंट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। टू हेल्प ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो क्या पूछा है, इशू नॉट इम्पोर्टेंट पूछा गया है। देखो इशू नॉट इम्पोर्टेंट, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई साइकिक पेशेंट है तो उसमें कौन सा इशू इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है सोशल सपोर्ट एंड चौथा ऑप्शन है साइकोथेरेपी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई ड्रग ऑफ एब्यूज लेके उसको साइकोसिस हो गए तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है। दूसरा ऑप्शन है डिप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है सोशल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको सोशल सपोर्ट देना पड़ता है, साइकोथेरेपी देना पड़ता है, बट डिप्रेशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है। डिप्रेशन साइकोलॉजिकल पेशेंट में नहीं आएगा। डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ ड्रग एट वार्ड एंड यूनिट लेवल। तो वार्ड में या फिर जहाँ पे यूनिट है ड्रग स्टोर का, छोटा सा यूनिट हॉस्पिटल में, वहाँ पे कौन सा ये करेक्ट नहीं है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ ड्रग एट वार्ड यूनिट लेवल। तो पहला ऑप्शन देखो पॉइजन शुड बी केप्ट एंटायरली अवे फ्रॉम द अदर ड्रग्स एंड क्लियरली मार्क्ड एज अ पॉइजन। ये तो होना ही चाहिए, पॉइजन और बाकी जो ड्रग है वो अलग अलग होना चाहिए ना, सो ये तो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज अ करेक्ट वन। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द वार्ड इंचार्ज इज लीगली ऑथराइज्ड टू पोजेस कंट्रोल ड्रग फॉर यूज इन हर हिज वार्ड यूनिट। तो जो वार्ड इंचार्ज होता है उसको ही अथॉरिटी रहता है ना, जो ड्रग्स है कंट्रोल ड्रग्स, मतलब जो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स है उसका यूज का अथॉरिटी किसका है, यूज करने की अथॉरिटी कौन देगा, वार्ड इंचार्ज देगा। तो ये करेक्ट है, ठीक है। लेबल ऑफ ईच कंटेनर क्लियरली एंड प्रॉपरली विथ एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग, तो ये भी वही देगा एज अ वार्ड इंचार्ज है, तो वो लेबलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन इंश्योर करेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन सेकंड क्या दिया, ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंसेस शुड बी केप्ट इन अ हॉट एंड ओपन एरिया। तो देखो ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंसेस शुड बी केप्ट इन द हॉट एंड ओपन एरिया में क्यों रखेंगे ऑयल एंड हॉट एरिया में क्यों रखेंगे, तो ये सिंपल है, हॉट एरिया में क्यों रखना है ऑयल को। करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन बी,
So which of the following is not a correct regarding the storage of drug at a ward and unit level? So what is the correct? This one is the correct. So this one is not correct. Sorry. Which of the following is not correct? They are not correct पूछा देखो क्या पूछा है not correct. तो oil and similar substances should be kept in a hot and open area. ये सेंटेंस क्या है? गलत है. सो ये करेक्ट आंसर है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चलो द कॉस्ट इज लोवेस्ट फॉर ऑल ओरल डोसेज फॉर्म. द प्राइस ऑफ दिस डोसेज फॉर्म इज लो व्हेन कंपेयर टू अदर डोसेज. विच डोसेज फॉर्म इज बीइंग डिस्कस्ड. देखो पूछा है जो कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम कॉस्ट किसका आता है? सबसे कम कॉस्ट किसका आता है? तो पहला ऑप्शन में दिया है इंजेक्शन. इंजेक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सॉल्वेंट वगैरह स्टेबिलिटी इशू होता है. ठीक है. और उसमें सबसे पहले प्योरिटी देखना पड़ता है उसके पहले, उसके बाद में स्टरलाइजेशन देखना पड़ता है, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है. सेकंड ऑप्शन में दिया है टैबलेट. थर्ड ऑप्शन में दिया है ड्रॉप. ड्रॉप मतलब क्या है? ये लिक्विड ओरल होता है. बच्चों में जो सिरप सस्पेंशन जो होता है, सिरप इमल्शन सस्पेंशन, वो एज अ ड्रॉप दिया जाता है. ड्रॉप मतलब लिक्विड, उसमें भी स्टेबिलिटी वगैरह ये सब आएगा. सिरप. ठीक है. तो इनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आता है. सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट आता है आपका टैबलेट का. So their cost is lowest of all dosage form. The price of this dosage form is low when compared to other dosage form. So which dosage form is being discussed? Tablet. Tablet का प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम आता है एंड वो स्टेबल भी होता है. ठीक है, याद रखो. चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16. देखो पूछा है Dash has a FDA approval since 1955 and is one of the first agent developed to treat hypertension in the clinical practice. देखो पूछा है कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका FDA अप्रूवल हो चुका है 1955 में एंड जो कि वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट डेवलप टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, मतलब सबसे पहले हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट करने के लिए यही ड्रग डेवलप किया था. देखो पूछा है ऐसा. तो ऑप्शन देख लेते. पहला है एंटीसेप्टिक. तो एंटीसेप्टिक को ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ी ट्रीट किया जाता है, तो ये तो गया. देखो ऑप्शन बी दिया है जर्मिसाइड. जर्मिसाइड मतलब क्या है? जो जर्म्स को मारेगा, एंटीसेप्टिक जैसे ही, तो ये भी गया. ऑप्शन डी दिया है एंटीपायरेटिक्स. तो एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है? एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है? एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर को कम करेगा. सो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा. राइट. ऑप्शन थर्ड में क्या दिया है? रेजरपिन. सो व्हाट इज रेजरपिन? रेजरपिन इज नथिंग बट द अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम राउलपिया सर्पेंटिना. ये अल्कोलॉइड है ऑब्टेन फ्रॉम राउलपिया सर्पेंटिना एंड इट इज यूज्ड एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोल के इसका यूज होता है. ओके. सो इट इज अ नेचुरल अल्कोलॉइड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. सो इट इज अ कैटेकोलामाइन डिप्लीटर. कैटेकोलामाइन डिप्लीटर, ये कैटेकोलामाइन डिप्लीटर है. सेंट्रली एक्टिंग ड्रग. क्या है? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग. सेंट्रली एक्टिंग ड्रग और कैटेकोलामाइन डिप्लीटर. कैटेकोलामाइन मतलब क्या? नॉर एड्रेनलिन. सो पर्टिकुलरली ये क्या करता है? नॉर एड्रेनलिन एंड जो 5-हाइड्रोक्सीटामाइन है उसको जो स्टोरेज साइट्स होते हैं उसके साइनेप्टिक वेसिकल्स में, जो साइनेप्टिक वेसिकल में जो स्टोर होता है वहां से उसको हकल देगा. सो इट इज नोन एज कैटेकोलामाइन डिप्लीटर. इट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स राउलपिया सर्पेंटिना. राइट. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन. देखो पूछा है beginning of 20th century dash chemistry began to revolutionize and in the pharmaceutical industry. 20th century के beginning में कौन सा केमिस्ट्री उसमें रिवोल्यूशनाइज हो गया? देखो ऑप्शन क्या है? चलो उल्टा लेते हैं. लास्ट ऑप्शन है किचन केमिस्ट्री. किचन केमिस्ट्री तो ये इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं बनता. किचन केमिस्ट्री क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ी सब्जी भाजी या फिर आपको बनाना है. दूसरा आता है नेचुरल केमिस्ट्री. ये भी नहीं आएगा. नेचुरल केमिस्ट्री तो ऑलरेडी पहले से होगा. ये 20th सेंचुरी के बाद में क्यों आएगा? और रिंग केमिस्ट्री भी, ये भी पहले से ही. सो सिंथेटिक केमिस्ट्री. सिंथेटिक केमिस्ट्री मतलब क्या? सो इन द सिंथेटिक केमिस्ट्री यू आर सिंथेसाइजिंग अ डिफरेंट ड्रग. यू आर सिंथेसाइजिंग अ डिफरेंट ड्रग. सो सिंथेटिक केमिस्ट्री, ओके, आफ्टर 20th century synthetic chemistry began revolutionize in the pharmaceutical industry. 20th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे ड्रग्स जो है वो सिंथेटिक ओरिजिन की है. पहले तो बहुत सारे ड्रग जो है वो नेचुरल सोर्सेस की वजह से आता है. फॉर एग्जांपल प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, उससे ही ड्रग आते थे. लेकिन 20th सेंचुरी के बाद में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस उसका एडवांसेस हो गया केमिस्ट्री में और सिंथेटिक केमिस्ट्री वाज
रिवोल्यूशनाइज। सो आंसर इज नथिंग बट द सिंथेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन द मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो जीएमपी क्यों इम्पोर्टेंट है मेडिसिन में? देखो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं सब कुछ कि ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले तो उल्टा लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गुड क्वालिटी मेडिसिन। पहला ऑप्शन है आपका पुअर क्वालिटी मेडिसिन आर नॉट ओनली ए हेल्थ hazard बट आल्सो ए वेस्ट ऑफ मनी। जो पुअर क्वालिटी के मेडिसिन होते हैं वो तो हेल्थ hazard करेंगे एंड वेस्ट ऑफ मनी भी होंगे। ठीक है, ये एक है, ये पर्पज है क्या, ऐसा कुछ है। दूसरा ऑप्शन है पुअर क्वालिटी मेडिसिन आर ओनली हेल्थ hazard बट नॉट वेस्ट ऑफ मनी। थर्ड ऑप्शन में देखो गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आर नॉट ओनली हेल्थ hazard बट वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये याद रखो। लास्ट के दोनों ऑप्शन में क्या दिया है, गुड क्वालिटी दिया है। गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आर हेल्थ hazard बट नॉट वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो नीचे के दो ऑप्शन जो है वो आपको प्योर कंफ्यूज करने के लिए दिए। तो देखो यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ आपका जीएमपी का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसका एम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एम ऑफ जीएमपी, टू गिव ए गुड क्वालिटी मेडिसिन विद द अफोर्डेबल प्राइसेस। तो उसका ही यहाँ पे रिलेवेंस है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुअर क्वालिटी मेडिसिन आर नॉट ओनली हेल्थ hazard बट ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। ये तो बराबर है, मेडिसिन का क्वालिटी खराब हो गया तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, आपको हेल्थ hazard भी हो सकता है, और वो जितना भी पैसा अपने फॉर्मुलेशन में इन्वेस्ट किया है वो सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। सो पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आर नॉट ओनली हेल्थ hazard बट ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ओनली हेल्थ hazard। दूसरा ऑप्शन में दिया है कि अगर क्वालिटी खराब है मेडिसिन का तो सिर्फ हेल्थ hazard होगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट हो गए, बट नॉट वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ मनी कैसे नहीं होगा, अगर मेडिसिन ही खराब है तो आपका कौन लेगा, वो कोई नहीं लेगा, आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो गुड क्वालिटी मेडिसिन आर नॉट ओनली हेल्थ hazard बट ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। गुड क्वालिटी कैसे हेल्थ hazard करेगा, गुड क्वालिटी मेडिसिन हाउ दे कैन कॉज हेल्थ hazard एंड हाउ इट इज वेस्ट ऑफ मनी। तो ये आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन में क्या है, गुड क्वालिटी मेडिसिन आर हेल्थ hazard बट नॉट वेस्ट ऑफ मनी, ये भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर 1, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन द मेडिसिन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, बिकॉज ए पुअर क्वालिटी मेडिसिन दे आर नॉट ओनली हेल्थ hazard बट ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश डैश इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। देखो पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन में यही तो है कि नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट है, क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो। इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है देखो, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूडिंग द रूल्स डज नॉट डिफाइन और डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म ड्रग एंड मेडिसिन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है वो क्या, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग एंड मेडिसिन इसमें डिफाइन नहीं करता, क्या ड्रग को डिफाइन नहीं करता, डीएनसी करता है, तो ये गलत है। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विल डिफाइन द ड्रग, राइट। ड्रग एंड मेडिसिन का डेफिनेशन दिया है उसने। ड्रग को किसको बोलते हैं, ए ड्रग इज एनी chemical compound or drug is any compound which is used to treat or to diagnose or to mitigate the disease, right, वो दिया है, तो ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, द टर्म ड्रग इज डिफाइंड इन द डीएनसी एक्ट, तो ये तो है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो विच इज नॉट अ करेक्ट, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ये तो डिफाइन किया है। द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या है, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चरर इन रिलेशन टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। योर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिफाइंस द मैन्युफैक्चरर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, तो ये डिफाइन करता है, ये भी डिफाइन होता है उसमें, ये कॉस्मेटिक का भी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। व्हाट इज दैट, देखो क्वेश्चन क्या है, इज नॉट, क्वेश्चन क्या है प्रॉपरली देखो, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट है। डिफाइन करता है ड्रग इन द डीएनसी एक्ट, डज नॉट डिफाइन और डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन, तो ये मेडिसिन मतलब ड्रग ही है, डिस्टिंग्विश कैसे होगा, वही सेम थिंग। तीसरा ऑप्शन में दिया है द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन द सेक्शन 5 ऑफ एक्ट, ये भी सही है।
द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चरर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड, तो ये नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चरर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड, ये नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, लिक्विड डोसेज फॉर्म तो कितना होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, यहाँ पे दो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स दे आर ऑफ आइदर 2 टाइप और 3 टाइप। सो बेसिकली लिक्विड डोसेज फॉर्म दे आर ऑफ 2 टाइप। कौन से 2? देखिए, लिक्विड यूज्ड इंटरनली एंड लिक्विड यूज एक्सटर्नली। ठीक है, ये 2 टाइप। 3 टाइप दूसरे कौन से हो सकते हैं? सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड इमल्शन। बट ये 2 वाला करेक्ट आंसर है। लिक्विड डोसेज फॉर्म ब्रॉडली आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लिक्विड टू बी यूज्ड इंटरनली, लिक्विड टू बी यूज्ड एक्सटर्नली, राइट। फिर दूसरा एक डोसेज फॉर्म होता है मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म एंड बायफेजिक डोसेज। मोनोफेजिक मतलब एक फेज रहेगा, बायफेजिक मतलब 2 फेज रहेगा। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म and biphasic liquid dosage form. So there are 2 types, monophasic and biphasic. We'll see the next question. Indian Pharmacopoeia Commission IPC Indian Pharmacopoeia Commission IPC become fully operational as an autonomous body in which of the following year? So IPC कब autonomous body और fully operation में आ गया था? 2019 में। Indian Pharmacopoeia Commission IPC was become fully operational as an autonomous body in the 2019, ये करेक्ट आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्रिएटेड ए डिवीजन इन विच ईयर टू मेक ए फार्मासिस्ट अवेयर ऑफ द रोल इन द कम्युनिटी। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्रिएटेड ए डिवीजन इन विच ईयर टू मेक ए फार्मासिस्ट अवेयर ऑफ देयर रोल इन द कम्युनिटी। फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में क्या रोल है, ये उनको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने डिवीजन बनाया। कौन से ईयर में? 1996 में। ये क्वेश्चन भी बहुत टफ था, वैसे इतना क्वेश्चन आता नहीं, इसे टफ इतना आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते चलो। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज। ऑप्शन ए दिया है कॉस्मेटिक एक्ट 1935, उसमें बाद में ऑप्शन बी दिया है ड्रग एक्ट 1940, ऑप्शन सी दिया है कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ऑप्शन डी दिया है ड्रग एक्ट 1935। देखो, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी होता है। सबसे पहले क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, डीएनसी एक्ट 1940, तो इट वाज अ एक्सटेंशन। ये क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ ड्रग एक्ट 1940। जो ड्रग एक्ट 1940 में आया था फर्स्ट टाइम, उसका ही एक्सटेंशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। डीएनसी एक्ट क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ड्रग एक्ट 1940, ये उसका करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया आईपी इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। आईपी को कौन पब्लिश करता है? पहला ऑप्शन में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा ऑप्शन में दिया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तीसरा ऑप्शन में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन एंड चौथा ऑप्शन में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन देंगे। इसका करेक्ट आंसर है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन यूज्ड टू पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया, रिमेंबर, ओके, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 2 ऑप्शन जो है वही उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखो, पूछा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है देख लो। तो पहला ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट द ओपीडी पेशेंट इन द ओपीडी। तो आउट पेशेंट जो होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा बोला है। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये तो करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्सिबल बोला है, नॉट रिस्पॉन्सिबल बोला है ना, इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो ये बराबर है। ऑप्शन सेकंड में देखो, मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ मेडिसिन, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन 4 में दिया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इंचार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन स्टॉक। सही बात है,
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, इंचार्ज होता है किसका, देयर मेडिकेशन स्टॉक। तीसरा ऑप्शन में दिया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट द पेशेंट इन ओपीडी। देखो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक ही चीज आता है, फार्मासिस्ट का जो काम है वो सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट द पेशेंट इन ओपीडी, ये आंसर है उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is used to reduce the body temperature? Which of the following is used to reduce the body temperature or to control the fever? क्वेश्चन पूछा है which drug is used। पहला ऑप्शन दिया है एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिटी कम करते हैं, सो एंटासिड्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब क्या है, सो टू डिक्रीज द फीवर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, टू डिक्रीज द। तीसरा ऑप्शन है सल्फर। सल्फर क्या है, इट इज एंटी बैक्टीरियल ड्रग। चौथा ऑप्शन है एनेस्थेटिक, क्या है, ये एनेस्थेसिया के लिए यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटीपायरेटिक। ये तो सिंपल है, मतलब सिंपल डेफिनेशन पूछा है, व्हाट इज मीन बाय एंटीपायरेटिक। सो ड्रग यूज टू control or to reduce the body temperature is the antipyretic. Example, paracetamol and almost all NSAIDs, they are antipyretic in nature. Next question देखो, scientific study of drugs and their use in the medicine is known as। scientific study of drugs and their use in the medicine क्या है, ऑप्शन देखो ए फार्माकोलॉजी दिया है, ऑप्शन बी एमबीबीएस दिया है, ऑप्शन सी नर्सिंग दिया है, चार ड्रेसिंग दिया है। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स that is involved in the pharmacology, a detailed study of drugs or medicine, their effect on human bodies, whether that may be beneficial or harmful, that is study in the pharmacology। ये simple definition पूछा है फार्माकोलॉजी का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which among the following are disadvantage of liquid dosage form। तो नीचे दिए में से लिक्विड डोसेज फॉर्म का कौन सा डिसएडवांटेज है, देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। दे आर मोस्ट स्टेबल डोसेज फॉर्म फॉर इन्फेंट्स, दे आर मोस्ट स्टेबल डोसेज फॉर्म फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड जेरियाट्रिक पेशेंट। जेरियाट्रिक मतलब बूढ़े पेशेंट। ठीक है, देखो क्या एक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज। ये तो क्या है, एडवांटेज हो गया ना, ये एडवांटेज है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये एडवांटेज है लिक्विड डोसेज फॉर्म का। दे आर सुटेबल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस एंड जेरियाट्रिक। देखो ऑप्शन नंबर 3, द ड्रग इज रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्सॉर्प्शन। अगर लिक्विड ओरल में अगर ड्रग है तो जल्दी उसका एब्सॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि उसको डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन लगता ही नहीं। सो डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन दीज स्टेप्स आर बायपास्ड। देखो ऑप्शन सेकंड दिया है, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी मास्क्ड बाय एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये भी क्या है, उसका एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, डिसएडवांटेज, तो ये है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैव लेस स्टेबिलिटी, ये डिसएडवांटेज। दे हैव लेस स्टेबिलिटी when compared to solid dosage form, ये, so that's why this answer is correct। so option 1 is the correct one। okay, let's see the next question। चलिए देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है बॉस आपको, हाँ? और भी ऐसे कुछ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फार्मासिस्ट बेसिकली मैं थोड़ा इंग्लिश में ही लेता हूँ सेशंस, लेकिन ये एज अ बी फार्मासिस्ट है तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए हिंदी में। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेंटल फार्माकोलॉजी। डेंटल फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, देखो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओनली गम्स। मतलब मसूड़े का ट्रीटमेंट दिया है, सिर्फ मसूड़ा का थोड़ी ट्रीटमेंट करेगा। डेंटल वाला गम्स का भी करेगा, मसूड़े का भी करेगा और टीथ का भी करेगा, तो ये तो गलत है, ये करेक्ट नहीं है। गम्स के साथ साथ टीथ भी है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओनली टीथ, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंड ओरल कैविटी, ये दोनों दिया है। चौथे ऑप्शन में क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एयर एंड ओरल। एयर तो आता है नहीं इसमें, एयर किस में आएगा, ENT में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है यहाँ पे बॉस, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है। It is the branch of medical science which deals with the investigation and treatment of teeth and oral cavity, that is the correct answer। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रग्स नीड टू बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। बहुत सारे ड्रग का स्टोरिंग टेम्परेचर कितना होता है पूछा है। एक पहला ऑप्शन दिया है 5 to 10 डिग्री, दूसरे में 15 to 20, तीसरे में -5 एंड चौथे में 20 to 30। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे रिक्वायर टू स्टोर एट 15 to
20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने कोई स्ट्रिप देखा है टैबलेट का स्ट्रिप, उसके ऊपर भी यही लिखा होता है, स्टोर इन द टेम्परेचर रेंज इन द 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका स्टेबिलिटी में इशू आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, समटाइम्स रेफर्ड एज अ augmented reaction which are a dose dependent predictable on the basis of pharmacology of the drug, which type of reaction is being discussed। देखो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जितना भी है ना उतना एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने होते हैं, देखो फर्स्ट होता है टाइप ए। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट इज नोन एज ऑगमेंटेड, एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये ऑगमेंटेशन मतलब एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यही आंसर है, लेकिन हम देख लेते हैं पूरा, ठीक है। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी क्या होता है, टाइप बी फॉर बिजर, ए फॉर ऑगमेंटेशन, बी फॉर बिजर। बिजर मतलब क्या है, सडन। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, दे आर नथिंग बट टाइप बी। ऑगमेंटेशन और ऑगमेंटेड, ए फॉर ऑगमेंटेशन, एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये डोज डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसेमिया कॉज्ड बाय इंसुलिन। बी क्या है, बिजर, बिजर मतलब हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफिलैक्सिस। फॉर एग्जांपल एनाफिलैक्सिस कॉज्ड बाय पेनिसिलिन। टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा होता है, सी फॉर क्रोनिक, सी फॉर क्रोनिक, ड्यू टू क्रोनिक यूज। अगर बहुत समय तक आप ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्रोनिक। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आर्थराइटिस या फिर गाउट, संधिवात का कोई पेशेंट है तो उसको 3 महीने 4 महीने के लिए क्या देते हैं, पेन किलर्स। उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ओके, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू क्रॉनिक यूज ऑफ NSAID, दैट इज सी टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी डी टाइप का क्या होता है, टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। डी फॉर डिले, डिले कब होता है, 9 मंथ का डिले होता है प्रेगनेंसी में। सो अगर उस टाइम पे कोई टेरेटोजेनिक ड्रग लिया है तो क्या होगा, टेरेटोजेनिसिटी। So teratogenic effect of drug, that is a type D adverse reaction। टाइप ई मतलब क्या, ई फॉर विड्रॉल, ई मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट इफेक्ट। आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होता है, विड्रॉल। तो विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ड्रग, ठीक है। एंड टाइप एफ, एफ मतलब क्या, फेलियर ऑफ थेरेपी। डोज कम दे दिया तो इफेक्ट नहीं मिला, फेलियर ऑफ थेरेपी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इतने सारे टाइप्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, इसका डिटेल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो, बट इट इज इन इंग्लिश, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो, न्यूरो फार्माकोलॉजी स्टडीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरो मतलब क्या, न्यूरो इज द टर्म फॉर नर्वस सिस्टम। न्यूरो किसके लिए टर्म है, नर्वस सिस्टम। न्यूरो फार्माकोलॉजी स्टडीज द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, हेड, ऑप्शन सी में दिया है ब्रेन एंड आइज। तो स्टडी ऑफ हेड ये तो नहीं है, स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोफार्माकोलॉजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिटिन एंड टेट्रासाइक्लिन। देखो ये क्या है तीनों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमाइसिटिन। क्लोरमाइसिटिन मतलब क्या है, इसको क्लोरमफेनिकॉल बोलते हैं, क्लोरमफेनिकॉल। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश फॉर्म ऑफ ड्रग। विच फॉर्म ऑफ ड्रग, देखो पहला है वायरल ड्रग। वायरल ड्रग कैसे होगा, बायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग। क्या है ये सब, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये करेक्ट आंसर है। लास्ट में दिया है एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग नहीं है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच किल्स डैश डैश रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे लेस दिया है, वाइड दिया है, वेरी लेस दिया है। एक एक टर्म यहाँ पे रखो, पहले यहाँ पे लेस रखो। तो लेस मतलब क्या लिखा है, ब्रॉड मतलब क्या, बड़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। बड़ा स्पेक्ट्रम होगा तो आगे भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। लेस मतलब छोटा, वेरी लेस मतलब उससे भी छोटा, नैरो मतलब भी छोटा। यहाँ पे क्या, वाइड। एंटीबायोटिक्स दे आर ऑफ टू टाइप, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन्स these antibiotics they are active against the particular type of organism। ये कुछ जाति के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी दूसरा आता है वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब क्या, these antibiotics they are able to kill large variety of organism। ये बहुत सारे जाति के
जाति के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या फिर वाइड स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं उसको ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच किल्स द वाइड रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आंसर उसका। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ डीएनसी एक्ट। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूरा देखा है, उसके कुछ इनिशियल पहला पेज जो होता है उसके अंदर ही डेफिनेशन दिया है कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ डीएनसी एक्ट, section 3 of drug and cosmetic act. So any material which is applied or rubbed to be rubbed to enhance the glow, to beautify, to make a good appearance, that is a cosmetic. ये definition दिया है हुआ. Now we'll see the next question under section 3. Remember, next question, in which year Alexander Fleming isolated penicillin from the mold of Penicillium notatum. तो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है. It was isolated from one mold, one fungus known as Penicillium notatum by Alexander Fleming. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन आइसोलेट किया था एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटम। तो कौन से ईयर में? तो पहला ऑप्शन है 1930, 31, 1976, 77, 1928, 29 एंड लास्ट में दिया है 25, 26। तो ये दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। कौन से दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है? एक तो ये एंड ये। ओके, तो ये बहुत ही नैरो रेंज दिया है हमने, बट आंसर दिया है 1921, 28, 29। सो आंसर ये करेक्ट है 1928, 29। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फाउंडेड पेनिसिलिन, हैज डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम द मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम नोटाटम। तो यहाँ पे और एक चीज बोलता हूँ, नाउअडेज पेनिसिलिन्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम लिखा था ना, पेनिसिलियम नोटाटम। सो ओरिजिनली इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, बट नाउअडेज कमर्शियली इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये नेचुरली, ठीक है, याद रखो। दे आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, which among the following statement is not correct regarding the classification of drug। मतलब which among the following statement is not correct। देखो कौन सा करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है ऐसा पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है ऐसा पूछा है। पहला ऑप्शन में है ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलाइड्स, स्टेरॉइड्स, दे आर केमिकल ड्रग, केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड्स ये सब क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है, ऐसा दिया है। ऑप्शन बी में दिया है ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलाइड्स, स्टेरॉइड्स, दे आर नेचुरल नेचर ऑफ ड्रग। तीसरा ऑप्शन में है ड्रग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड। चौथा ऑप्शन दिया ड्रग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स और डिसीज इन विच दे आर यूज्ड। तो क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? देखो सबसे गलत कौन सा है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन। तो ग्लाइकोसाइड, अल्कोलाइड, स्टेरॉइड्स ये क्या केमिकल नेचर है, बराबर है। ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलाइड, स्टेरॉइड आर नेचुरल नेचर ऑफ ड्रग, नहीं नेचुरल नहीं है। सो ड्रग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड, करेक्ट है, एंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ डिसीज एंड सिम्टम्स दे आर ट्रीटेड। तो आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो which amongst the following statement is not correct regarding the classification of drug। so this statement is not correct regarding the classification of drug। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है देखो 38। क्या है? देखो पूछा है इट इज द सिस्टम फॉर ensuring the product which are consistently produced and controlled according with the quality standard। so which is being discussed here। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे आप क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हो? तो कौन सा सिस्टम है? देखो पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर जीएमपी, दूसरा दिया है गुड मेकिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी, तीसरा दिया है गुड मेकिंग प्रोड्यूसर जीएमपी, और चौथा दिया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो बेसिकली पूछा है बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यू प्रोड्यूसेस द क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस के लिए क्या दिया है गवर्नमेंट ने? जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग दैट इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है बहुत सारे बच्चों को। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे? इम्पोर्ट है, सेल है, तो वो किसके अंडर आता है? जीएमपी के अंडर आता है।
So import of drug, sale of drug, that comes under the GMP, Good Manufacturing Practices. So most countries will only accept the import and sale of drug that are internationally recognized as GMP. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ये. Pharmacy Council of India governed by provisions of Pharmacy Act, in which year it was passed? Pharmacy Act was passed in the 1948. So this was regarding the today's paper, and if you want more papers, please like the video, share with your friends, and subscribe the channel. Hello students, order the magic bullet for GPAT Sniper Drug Inspector.